तो फिर से आपके साथ एक और पेशकश लेके मैं मयंक आपका होस्ट और दोस्त हाजिर हूँ। और इस वीडियो में इस सीरीज में हम बात करेंगे, क्योंकि देखो यार लंबी चौड़ी है, थोड़ी सी लंबी चौड़ी तो देखो ये सीरीज हम जो कर रहे हैं अलग अलग T20 वर्ल्ड कप कैंपेन्स की, जहाँ पर इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा था वो आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो अब बारी है इस सीरीज के एक और एपिसोड की, और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इंडिया के 2016 T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में। यार देखो, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होता है ना तो माहौल ही अलग होता है। इसीलिए बीसीसीआई और आईसीसी ने दोनों मिलकर डिसाइड किया कि 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा भारत। अब ये तीसरा लगातार वर्ल्ड कप था जो साउथ एशिया में खेला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2014 का वर्ल्ड कप जो है वो बांग्लादेश में खेला गया था, और उससे पहले 2012 का वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेला। तीसरी बार लगातार जब भारत को ये मौका मिला कि भाई इस बार आप होस्ट करो T20 वर्ल्ड कप, तो बीसीसीआई ने लपक के अपॉर्चुनिटी को लिया और कहा कि ठीक है हम करेंगे। अब यार इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था तो फैंस को उम्मीदें तो होंगी ही, इस बार भी थी। तो भाई इसी उम्मीद पर क्या भारतीय टीम खड़ी उतरी, कितनी खड़ी उतरी कितनी नहीं खड़ी उतरी, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे क्रिकेट अड्डा पर। और हाँ, अगर आपको नया मिला है ये चैनल ना, तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर देना, एंड प्लीज टैप ऑन द बेल आइकन, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और भाई देखो, हमने इस पूरे की पूरी सीरीज में 2007, 2009, 2010, 2014 अभी तक 4 एपिसोड्स कर दिए, और इन चारों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो प्लीज उसे भी जाके देखो और ढेर सारा प्यार उस पर भी बरसाओ। तो चलिए अब 2016 की कहानी शुरू की जाए। 2016 T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा था, और भारत का पहला ही मैच उनके सबसे बड़े, जिसे हम कहते हैं ना क्रिप्टोनाइट, सुपरमैन का आपने नाम सुना ही होगा। सुपरमैन को अगर हराना है तो उसके सामने क्रिप्टोनाइट रख दो। तो इंडिया के क्रिप्टोनाइट से ही उनका पहला मुकाबला था, एंड दे वर न्यूजीलैंड। जैसा हम सबको पता ही है कि भाई साहब इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में काफी खराब रहा है। इनफैक्ट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में जो 2 मैचेस इंडिया जीती न्यूजीलैंड से, वो कहीं ना कहीं बहुत सालों के बाद इंडिया को मौका मिला था न्यूजीलैंड को हराने का। जहां तक मुझे याद है 2003 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार इंडिया न्यूजीलैंड को किसी आईसीसी इवेंट में हरा रही। तो भाई अब पहला ही मैच रख दोगे क्रिप्टोनाइट से, तब तो मुश्किलें होनी ही थी। तो उस मैच में पहले तो भाई न्यूजीलैंड ने की बल्लेबाजी, समझ रहे हैं आप, नागपुर की पिच थी यार। अब इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में थोड़ी स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है, एज यू ऑल नो, और स्पिन फ्रेंडली विकेट जब होती है तो फिर थोड़ा सा पिच जो है इनिंग्स बाय इनिंग्स स्लो होते जाती है। इसीलिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीत के कहा कि हम करेंगे यहाँ पे बल्लेबाजी। ओपनिंग करने आए न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन, और फिर मुकाबला हुआ शुरू। न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 126 रन बना पाई, 7 विकेट खोकर। उनके तरफ से कोरी एंडरसन ने 34 रन बनाए, सबसे ज्यादा। आपको याद हो तो बता दूं, कोरी एंडरसन अब यूएसए के लिए खेलते हैं, ना कि न्यूजीलैंड के लिए। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ कि कोरी एंडरसन अब यूएसए के लिए खेलते हैं, उस समय न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे। और उस मैच में कोरी एंडरसन ने 34 रन बनाए 42 बॉल में। लेकिन भाई साहब, अब आप खुद सोचो, T20 वर्ल्ड कप का मैच है, उसमें तुम 20 ओवर में 126 रन बनाओगे, किसी को भी लगेगा आसान टारगेट है। इंडिया के लिए काफी आसान टारगेट था, 127 रन, कोई बड़ी बात नहीं थी, और इंडिया मैच हार भी गई। जी हाँ, कहते हुए मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन इंडिया की टीम वो मुकाबला हार गई। 127 भी नहीं चेस कर पाए हम लोग। 127 छोड़िए, इंडिया की टीम 79 पे ऑल आउट हो गई, और ये पहली बार था जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंडिया की टीम 100 रन से नीचे ऑल आउट हुई।
इंडिया का लोएस्ट टोटल T20 वर्ल्ड कप में आज भी 79 ऑल आउट है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मैच में हुआ था। और पूरी इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे कप्तान MS धोनी ने, और उन्होंने ही सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, बाकी सब तो 100 के नीचे थे। तो मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड 47 रन से जीत गई। अब भाई बहुत कष्ट था कि इंडिया अपने ही देश में T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और पहला मैच हार गई। बेइज्जती वाली बात नहीं है, आप खुद सोचो। अब यहां से इंडिया के लिए सारे मैचेस जीतने जरूरी थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा मौके मिलते नहीं आपको। और इंडिया के ग्रुप में न्यूजीलैंड के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया था, तो मुश्किलें तो वहां और बढ़ने वाली थी। और अगला ही मैच था आर्च राइवल पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी ईडन गार्डन्स कोलकाता में। अब भाई इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मजेदार होगा, हुआ भी, ऐसा नहीं मजेदार नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी ना बारिश हो गई वहां पे, और बारिश की वजह से वो मुकाबला 20 ओवर की जगह सिर्फ 18 ओवर का। तो 18 ओवर का मुकाबला था ईडन गार्डन्स कोलकाता में। सबसे पहले तो यार देखो, टॉस जीता वहां पर इंडिया ने और कहा कि हम पहले गेंदबाजी करें। तो सबसे पहले तो देखो, वहां पर टॉस जीता भारत ने, MS धोनी ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। तो सीखे नहीं, पहला मैच पहले गेंदबाजी करके हार रहे थे, दूसरे मैच में खुद ही चूज कर ली गेंदबाजी। खैर पिच की डिफरेंस होती है। और ऐसा माना जाता है कि जब बारिश हुई ना किसी मैच में, तो पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को फायदा मिलता है। तो MS धोनी ने वही लॉजिक अपनाया और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अब पाकिस्तान की टीम ने 18 ओवर में बनाए 118 रन। जी हाँ, 5 विकेट खोकर पाकिस्तान की टीम ने बनाए 118 रन 18 ओवरों में। उनकी तरफ से शोएब मलिक ने 26 रन बनाए 16 गेंदों में, उमर अकमल ने बनाए 22 रन 16 गेंदों में, और अहमद शहजाद ने बनाए 25 रन 28 गेंदों में। तो यार 18 ओवर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 118 कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लाइक वेरी बेसिक टोटल और बहुत आसानी से चेज होने वाला टोटल। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो भारत की तरफ से गेंदबाजी काफी इकोनॉमिकल रही थी। इनफैक्ट सभी प्लेयर्स ने एक विकेट बांट लिए थे। 5 विकेट 5 अलग अलग बॉलर्स ने लिए थे। एक लिया था आशीष नेहरा ने, एक बुमराह ने, एक जडेजा ने, एक रायना ने और एक हार्दिक पांड्या ने। तो 5 विकेट आपस में डिवाइड कर लिए थे। और मुकाबले के लिए अब भारत को चेज करना था, मुकाबला जीतने के लिए 119 रन। और भारत के लिए मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि न्यूजीलैंड से आप बहुत बुरी तरह से हार के आ रहे हो। 79 पे ऑल आउट होने के बाद आपको पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ी स्टेटमेंट देने की जरूरत थी। अब 119 का टारगेट है भाई साहब 18 ओवर में। ओपनिंग करने आया रोहित शर्मा, शिखर धवन। सबसे पहले रोहित शर्मा मोहम्मद आमिर की गेंद पर आउट हो 10 रन बना। फिर शिखर धवन मोहम्मद सामी की गेंद पर बोल्ड 6 रन बना। उसके अगली ही गेंद पे सुरेश रैना गोल्डन डक मोहम्मद सामी की गेंद पर बोल्ड। अब थी भैया मुश्किल कि यार देखो 119 का ही टारगेट है, लेकिन विकेट आपने 23 रन पे 3 विकेट खो दिए हैं। लेकिन वहां मौजूद थे हमारे किंग कोहली। अब वो इतनी आसानी से पाकिस्तान को तो जाने देंगे नहीं, हम सबको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया खेल रही है तो विराट कोहली ने तो कुछ ना कुछ कमाल करना ही करना है, बिना उसके उनका काम चलता ही नहीं। वही हुआ, युवराज सिंह के साथ विराट कोहली ने चौथे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप कर डाली। 61 रन जोड़े चौथे विकेट के लिए। और विराट कोहली ने उस मुकाबले में नाबाद 37 गेंदों में 55 रन बनाए, 7 चौके और 1 छक्के की मदद से। और उसके बाद 50 मारने के बाद वहां क्राउड में खड़े सचिन तेंदुलकर को देखकर ऐसे बाउ डाउन भी किया। और युवराज सिंह ने भी उनका साथ दिया, जिन्होंने 24 रन बनाए 23 गेंदों में। लेकिन उसके बाद वो वहां 82 गेंद पर आउट हो गए। फिर भैया MS धोनी और विराट कोहली पिच पर मौजूद थे, आसान था टारगेट बनाना। उसके बाद आराम से टारगेट चेज हो गया। 119 रन भारत ने बना लिए 16वें ओवर में और मुकाबला भारतीय टीम जीत गई। तो पाकिस्तान को फिर से एक और बार करारी तरह से हराने के बाद अब इंडिया का कॉन्फिडेंस हो चुका था। अब ठीक है, इंडिया की तैयार कि हाँ अब हम आ गए हैं फ्लो में। पहला मैच चलो हार गए थे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान के बाद मुकाबला था भारत का बांग्लादेश के साथ, और ये मुकाबला होना था बेंगलुरु में। अब देखो आनुवन बेंगलुरु की पिच बहुत ज्यादा ही बैटिंग फ्रेंडली होती है, हम सबको पता है। वहां तो 200 और क्या 250 भी लग जाते हैं T20 में।
लेकिन उस दिन पता नहीं पिच किस तरह से बिहेव कर रही थी, या गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही थी। उस दिन दोनों में से कोई टीम 150 का भी आंकड़ा नहीं पार कर। इनफैक्ट वो मैच भारत सिर्फ और सिर्फ 1 रन से जीती। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ तो दिक्कत हो गई, बांग्लादेश वाले हरा देंगे इंडिया को और इंडिया बाहर हो जाएगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उस दिन अगर MS धोनी अपनी ब्रिलियंस नहीं दिखाते तो शायद हम 2016 में क्वालिफाई करते भी नहीं नॉकआउट्स के। सबसे पहले तो भाई वहाँ टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत को इनवाइट किया कि आप जाइए पहले बल्लेबाजी कीजिए। भारत की तरफ से रोहित शर्मा, शिखर धवन आए। रोहित शर्मा 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गया, शिखर धवन 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। अब विराट कोहली से काफी ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन वो भी यहाँ पर रन बॉल 24 बनाकर आउट हो गए। सुरेश रैना ने 30 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 15 बनाए, MS धोनी ने 13 बनाए और भाई किसी तरह घींच घांच के भारतीय टीम जो है वो 20 ओवर में 146 रन पर पहुंची 7 विकेट में। अब यार बांग्लादेश का टारगेट था 147, जो कि ऑब्वियस सी बात है T20 में कोई बड़ा टारगेट नहीं है। ये T20 में आसानी से 170-180 चेज होते हैं और उस टाइम पे भी होते थे 2016 के समय में। तो भैया अब है कि इंडिया की टीम 146 रन ही बना पाई, 147 बांग्लादेश को बनाने, और वहां पे स्टार्ट तमीम इकबाल और मोहम्मद मिथुन ने की। मोहम्मद मिथुन तो जल्दी चले गए, लेकिन उसका तमीम इकबाल और शब्बीर रहमान में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़े और उसके बाद तमीम इकबाल का विकेट गिरा जिन्होंने 32 रन बनाए। लेकिन भाई शब्बीर रहमान को उस मैच में जिस तरह से MS धोनी ने स्टंप किया, वन ऑफ द बेस्ट स्टंपिंग्स बाय MS धोनी। आप सबको याद ही होगा कि रायना ने वाइड डिलीवरी फेंकी, MS धोनी ने बॉल पकड़ा, वेट किया कि हल्का सा डिसबैलेंस हो शब्बीर रहमान, हल्का सा डिसबैलेंस हुआ रहमान की MS धोनी ने तुरंत उसी समय स्टंप फाड़ दिया और अपील कर डाली और डिसीजन में आया कि भाई साहब सच में MS धोनी ने स्टंप कर दिया है। और भाई उस मैच में तो मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था। आखिरी के 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे बांग्लादेश की टीम को। मैं खुद बता रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस में हार मान चुका था। मुझे लगा कि भाई आज गए हम लोग। हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर फेंक रहे थे। पहली बात तो लास्ट ओवर में जीतने के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए थे, पहले ही 2 बॉल पे बाउंड्री आ गई। उसके बाद 2 रन चाहिए थे 3 गेंदों में। ऑब्वियस सी बात है किसी की भी हालत खराब होगी, लेकिन उसके बाद लगातार 2 विकेट लिए हार्दिक पांड्या ने, दोनों कैच, एक कैच रविंद्र जडेजा ने लिया, एक कैच शिखर धवन ने लिया। अब भाई आखिरी गेंद पर चाहिए था 2 रन और MS धोनी थे वहां पे तैयार। MS धोनी ने एक ग्लव हटाया, ऐसे करके तैयार थे कि हाँ अगर बॉल छूटी मैं पकड़ के फेंकूंगा ताकि निशाना अच्छा लगे, रन आउट करना है, रन नहीं लेने देना है गलती से भी। तो भाई हार्दिक पांड्या ने बॉल फेंकी, बल्लेबाज से वो बॉल बीट हुई, MS धोनी ने बॉल कलेक्ट किया। अब MS धोनी को थ्रो करना चाहिए, MS धोनी बॉल लेके भाग गए विकेट की तरफ, तेजी से विकेट की तरफ भागते हुए उन्होंने स्टंप्स उड़ा दिए और उसके बाद डिसीजन पेंडिंग, थर्ड अंपायर के पास निर्णय गया। थर्ड अंपायर के रिप्ले में दिखाया गया कि सच में MS धोनी ने उतनी दूर से पैड पहनकर इतनी तेज दौड़ते हुए रन आउट भी कर दिया और मुकाबला भारत 1 रन से जीत गई। तो भाई यहाँ इज्जत तो बचा ली थी इंडिया ने, भले ही उनके नेट रन रेट पर असर पड़ा था, लेकिन इज्जत बच गई थी। देखो बात ये है, अब इंडिया को सामना करना था एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, अगर ये मुकाबला इंडिया हारती तो वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाती, उनके जगह ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। तो ये मैच बहुत जरूरी था इंडिया के लिए जीतना। एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और भाई इस मुकाबले में जो मजा आया, सबसे पहले तो भाई साहब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच वर्ल्ड कप में जब भी होता है ना, स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होती है। भले ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डोमिनेट किया है, लेकिन एक तरह से स्टेक्स बहुत हाई होते हैं क्योंकि इंडिया एकमात्र ऐसी टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को परेशान भी किया है। एकदम ये वन साइडेड कॉन्टेस्ट नहीं रहा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाकी टीम से देखें ना तो काफी वन साइडेड कॉन्टेस्ट भी रहे हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ एक टक्कर का मुकाबला रहता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यहां पर भी उम्मीद यही थी
पहले तो भाई साहब टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने कहा कि हम करेंगे पहले बल्लेबाजी। तो भाई ठीक है भाई, करो बल्लेबाजी। और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में बनाए 160 रन, 6 विकेट के नुकसान। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरन फिंच ने 34 गेंदों में 43 रन बनाए और उस्मान ख्वाजा ने 16 गेंदों में 26 रन बनाए। मैक्सवेल ने 28 गेंदों में 31 रन बनाए। और गेंदबाजी में बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट, युवराज सिंह ने 1 विकेट, रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट, बुमराह ने 1 विकेट और आशीष नेहरा ने 1 विकेट लिया। अब इंडिया को 161 रन 20 ओवर में चेज करने थे अगर उन्हें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है। अब उनके तरफ से, भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन। रोहित शर्मा 17 गेंदों में 12 रन बनाकर वॉटसन की गेंद पर बोल्ड हो। शिखर धवन भी 12 गेंदों में से 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए कोल्टरनाइल की डिलीवरी पर। उसके बाद विराट कोहली आए। विराट कोहली ने अपनी इनिंग्स की शुरुआत की। विराट कोहली और सुरेश रायना 10 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। युवराज सिंह और विराट कोहली ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की, वो फिर युवराज सिंह भी फॉकनर की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन भाई विराट कोहली एक तरफ से टिके हुए थे और विराट कोहली हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये था कि भाई देखो, दिक्कत क्या है ना कि मुकाबला है मोहाली में, ग्राउंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, फ्लैट ट्रैक है, बल्लेबाजी का पिच है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और करते 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 पहुंच गए 82 के स्कोर। जी हाँ, उस मैच में फिनिशिंग MS धोनी ने की थी। वैसे मैं बता दूं 2014 में जो मौका उन्होंने विराट कोहली को भेंट किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में, यहाँ पर MS धोनी ने कहा कि ठीक है भैया, आपने अपना काम कर दिया, मुझे अपना काम करने तो मैं फिनिश करता हूँ। MS धोनी ने गेम फिनिश किया और मुकाबला भारत जो है वो 6 विकेट से जीत गई 19.1। विराट कोहली रहे मैन ऑफ द मैच फॉर हिज ब्यूटीफुल इनिंग्स ऑफ 82 इन जस्ट 51 डिलीवरीज, 9 चौके और 2 छक्के लगाए अपनी पारी में। मजा ही आ गया भाई। और उस मैच में मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स मैं कहूँगा विराट कोहली की T20 इंटरनेशनल्स में, क्योंकि भाई वो बहुत ज़रूरी पारी थी। इतनी प्रेशर सिचुएशन, आपके ओपनर्स जा चुके हैं, मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा नहीं चल रहा, विराट कोहली ने अकेले मोर्चा संभाला और टीम को जिताया और इंडिया पहुंच गई सेमीफाइनल्स में। अब भाई देखो, इंडिया में टूर्नामेंट है, इंडिया नॉकआउट से ना पहुंचे बुरा लग जाएगा ना, इसलिए सेमीफाइनल्स तक अपन पहुंच गए। अब बात करते हैं सेमीफाइनल्स की। तो सेमीफाइनल्स में सामने थे द कैरिबियन जायंट्स वेस्ट इंडीज। जी हाँ, सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और यार वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है ना जो मतलब T20 में तो खैर उनसे हमेशा डर के ही रहना चाहिए। और 2016 की वेस्ट इंडीज की टीम बहुत स्ट्रांग थी, सारे के सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स, सब में हिटिंग एबिलिटीज, बॉलिंग इनकी काफी स्ट्रांग। तो 2016 की जो वेस्ट इंडीज की टीम थी उससे तो अपन बच के ही रहे, ऐसी उम्मीदें थी। तो भैया वही हुआ। सबसे पहले तो वहां पर टॉस जीता वेस्ट इंडीज ने और कहा कि हम करेंगे पहले फील्डिंग। अब भारत की आई पहले बल्लेबाजी और ओपनिंग में ही रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने एक कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप की 62 रनों की, जिसमें रोहित शर्मा ने 43 रन बनाए 31 गेंदों में, 3 चौके और 3 छक्के की मदद से। लेकिन उसके बाद सैमुअल बद्री की गेंद पर वो LBW हो गए। अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली के बीच भी एक अच्छी साझेदारी रही और उन दोनों ने भी दूसरे विकेट के लिए 66 रन यानी कि 66 रन जोड़े। उसके बाद अजिंक्य रहाणे जो है वो एंड्रे रसेल की गेंद पर आउट हो गए 40 रन बनाकर। फिर विराट कोहली का साथ दिया MS धोनी ने। जी हाँ, MS धोनी ने अपने आप को उस इनिंग्स में प्रमोट किया, नंबर 4 पर आए और विराट कोहली का साथ निभाया और उन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए जोड़े 64 रन्स। मतलब आप सोचो, तीनों के तीनों जो पार्टनरशिप हो गए, जितने पार्टनरशिप हुए सारे के सारे 50+ पार्टनरशिप। और विराट कोहली ने उस मैच में भी 47 गेंदों में 89 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिस पारी में उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया। 190 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने सबको बता दिया कि भाई इतनी आसानी से नहीं जाने। अब वेस्ट इंडीज को बनाने थे 20 ओवर में 193 रन, जो कि किसी भी सेमीफाइनल में आसान टारगेट नहीं है, वो तो हम सबको पता है। लेकिन यार वहां पर जो हुआ, आज भी सोचता हूं ना तो बहुत दुख होता है।
वो हार्दिक पांड्या का नो बॉल, वो रविचंद्रन अश्विन का नो बॉल, लाइक स्पिनर से नो बॉल फेंके जा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ उस दिन भारतीय गेंदबाजी को। मैं ये भी कहूंगा कि उस दिन वेस्ट इंडीज ने बहुत शानदार बल्लेबाजी भी की, लेकिन यार बिलीव नहीं हो रहा था जो हुआ। स्टार्ट तो भाई साहब इंडिया को थोड़ी अच्छी मिल गई, क्योंकि पहला विकेट जो है वो क्रिश गेल के रूप में आया, वो भी जब टीम का स्कोर सिर्फ 6 रन। दूसरा विकेट मार्लोन सैमुअल्स के रूप में आया 19 रन के स्कोर पर, और 19 पे 2 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर जॉनसन चार्ल्स और लेंडल सिमंस के बीच 97 रनों की पार्टनरशिप हुई, और वो वहां से हम ना मैच थोड़ा सा गवा बैठे। जॉनसन चार्ल्स ने 36 गेंदों में 52 रन बनाए, 7 चौके और 2 छक्के की मदद से, और उनका विकेट जो है वो साक्षात विराट कोहली ने लिया। और लेंडल सिमंस नाबाद 82 रन बनाकर टीम को फाइनल तक पहुंचाने में सफल रहे। हालांकि एक जो इम्पैक्ट छोड़ा, जो एक इम्पैक्ट प्लेयर का काम किया उस मैच में, वो किया आंद्रे रसल ने, जो जॉनसन चार्ल्स की विकेट गिरने के बाद आए, और उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 43 रन बना दिए, 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 215 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए, और भारत ये मुकाबला हार गई। गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर बहुत खराब प्रदर्शन रहा। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 48 रन दिए, बुमराह ने 4 ओवर में 42 रन दिए, हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 43 रन दिए। मतलब आप देखिए, सिर्फ आशीष नेहरा की इकोनॉमी जो है वो 10 से नीचे की थी, बाकी सब प्लेयर से 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से गेंदबाजी की, और मुकाबला जो है वो भारत हार गई, और यहीं पर उनका 2016 के T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। काफी इमोशनल मोमेंट था ये, क्योंकि ये आखिरी टूर्नामेंट था जिसमें MS धोनी ने कैप्टनसी की। जी हाँ, ये MS धोनी का लास्ट टूर्नामेंट था एज इंडियाज कैप्टन, और उसके बाद MS धोनी ने कभी भी कप्तानी नहीं की भारतीय टीम की। उसका बतौर प्लेयर वो 3 साल और क्रिकेट खेले, लेकिन आखिरी टूर्नामेंट में वो चाहते थे कि टीम को जिता कर जाए, लेकिन वहाँ पर सफ़र जो है वो समाप्त हुआ। हालांकि एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 3 अर्धशतकीय पारी की, और भारत के बाकी सारे बल्लेबाजों ने मिलके एक भी अर्धशतक नहीं लगाया। यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से सिर्फ विराट कोहली ने ही अर्धशतकीय पारी खेली, और किसी बल्लेबाज ने नहीं। और विराट कोहली ने 3 50+ स्कोर लगाए, और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। 2 बार लगातार T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली, और उनका बहुत शानदार फॉर्म चल रहा था। और 2016 का जब वो T20 वर्ल्ड कप हारे, तो उसके बाद अब बहुत ही इमोशनल नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं बहुत चुभ रही होगी ये बात कि यार इंडिया जीत सकती थी ये मुकाबला, और कहीं ना कहीं मुकाबला हार गए। फिर फाइनल मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने सेमीफाइनल में हराया न्यूजीलैंड को। अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने अपने ग्रुप स्टेज में भी मुकाबला खेला था, और वहां क्रिश गेल ने लगाया था शतक, और वो मुकाबला भी वेस्ट इंडीज जीत गई। लेकिन यहाँ पर था, ये था फाइनल मुकाबला, वो भी ईडन गार्डन्स कोलकाता में, और ये मुकाबला गया था रिजर्व डे में, क्योंकि यहाँ पर भी जिस दिन मुकाबला होना था वो बारिश हो गई। अब यहाँ पर टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, वो बिल्कुल सेमीफाइनल वाला रिपीट करना चाह रहे थे, और इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट जो है वो 0 के स्कोर पर खो दिया। यानी कि बिना कोई रन लगे स्कोरबोर्ड पर उन्होंने अपना पहला विकेट जेसन रॉय के रूप में खो दिया, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 70 रनों की शानदार पारी खेली। और उसके बाद एलेक्स हेल्स भी सिर्फ टीम का स्कोर जब 8 रन था वो भी पवेलियन लौट गए, और इयॉन मॉर्गन भी टीम का स्कोर जब 23 रन था पवेलियन लौट गए। जो रूट ने वहां 36 गेंदों में 54 रन बनाए, और जॉस बटलर ने उनका साथ दिया जिन्होंने 22 गेंदों में 36 रन बनाए, और टीम ने बनाए 155 रन 9 विकेट खोकर। अब वेस्ट इंडीज को चाहिए थे 156 रन, लेकिन पहले ओवर में डाली गई लेकिन पहले ओवर में वेस्ट इंडीज ने बनाए सिर्फ 1 रन, और दूसरे ओवर में जॉनसन चार्ल्स और क्रिश गेल दोनों का विकेट ले लिया। जो रूट ने दोनों ओपनर्स को चलता कर दिया, और लेंडल सिमंस जो है वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए, डेविड विली की गेंद पर।
रेंडल सिमंस, जिन्होंने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 82 रन बनाए, वो फाइनल में पहली गेंद पर आउट हो गए। अब पूरा भार था मार्लोन सैमुअल्स के ऊपर, जिन्होंने 2012 में भी श्रीलंका के खिलाफ शानदार पारी खेलकर वेस्टइंडीज को T20 वर्ल्ड कप जिताने में मदद किया था। अब यहाँ पर भी उन पर पूरा दारोमदार था और उन्होंने अपनी टीम को बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं होने दिया। मार्लोन सैमुअल्स ने उस मैच में 66 गेंदें खेली और 85 रन बनाए, 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और एंड में हम सभी को पता है कि भाई लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए थे जब बेन स्टोक्स को गेंदबाजी सौंपी गई और सामने थे कार्लोस ब्रैथवेट। और उस ओवर में, लास्ट ओवर में, कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को लगातार 4 छक्के जड़ दिए और T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो वेस्ट इंडीज के पास गया। वो कमेंट्री आज भी माइकल होल्डिंग की मुझे याद है, मतलब कमाल की थी, मजा आ गया था। जबरदस्त टूर्नामेंट था वो और वेस्ट इंडीज ने वहाँ बहुत शानदार परफॉर्म किया था और बिल्कुल यादगार टूर्नामेंट था मेरे लिए। तो भले ही इंडिया वो टूर्नामेंट सेमीफाइनल्स तक की पहुंची, वेस्ट इंडीज से हार गए, लेकिन वो फाइनल मैच बहुत शानदार था जो ईडन गार्डन पर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। तो ये थी इंडिया के 2016 T20 वर्ल्ड कप की कहानी। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे अगले वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे 2021 T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में और उसमें भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और